हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे पिछले दोनों वीडियोस को देखा है जिसमें मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व कराया है, तो आपको ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन दोनों वीडियोस को देख के आइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको उन दोनों वीडियोस में कोई डाउट आता है तो आप उस डाउट को टेलीग्राम चैनल पर क्लियर कर सकते हैं। साथ में ही मैंने क्लास 12th के मैथ्स के जो सॉल्यूशन एक्सरसाइजेस हैं एनसीईआरटी वाले, उनका एक प्लेलिस्ट बनाया है। आप उस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिएगा, क्योंकि उस प्लेलिस्ट को जब भी आप खोल के देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी के हर एक एक्सरसाइजेस का सलूशन मिल जाएगा और आप ये कभी भी कर पाएंगे। तो चलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप पिछले दोनों वीडियोस को ज़रूर देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम R टू the set x belongs to R minus 1 less than x less than 1 defined by fx is equal to x by 1 plus mod x belongs to real number is 1 1 and on to function। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ भी सकता है। आपको 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में ज़रूर पता होगा और आपको ये भी पता होगा कि कैसे पता करते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 है या फिर ऑन टू है। अगर नहीं भी पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, हमें जो फंक्शन है वो गिवन है कि ये फंक्शन R से यानी रियल नंबर के सेट से डिफाइंड है x बिलोंग्स टू R सच दैट -1 से लेकर 1 तक x होगा। ठीक है, मतलब f जो है यानी फंक्शन जो है वो R से इस सेट पे डिफाइन है। अच्छा, ये सेट क्या कह रहा है कि जो x है वो -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है ना। वो हर एक रियल नंबर जो कि -1 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं। क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? ओपन इंटरवल -1, 1। क्या मैं इस सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। ये सेट और ये सेट एक ही तो है। ये सेट क्या बताता है कि -1 से 1 तक के सारे रियल नंबर, लेकिन -1 और 1 नहीं होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा है। ठीक है, आपको ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के बारे में ज़रूर पता होगा, आपने ये क्लास 11th में ज़रूर पढ़ा होगा। हमें जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन है fx इजल टू x बाई 1 प्लस मॉड x। हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है। तो सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे कि ये फंक्शन 1 1 है, और 1 1 दिखाने का तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। वो तरीका होता है कि हम लोग fx1 बराबर fx2 मान लेते हैं और दिखा देते हैं कि x1 और x2 आपस में इक्वल हैं। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे मॉड का साइन है तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो x होगा अगर नेगेटिव होगा, x अगर लेस देन 0 होगा तो आप लोग जानते हैं मॉड x माइनस x के इक्वल हो जाता है, और x अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो मॉड x के इक्वल हो जाता है। आप लोग ये बात याद रखिएगा कि x अगर 0 से छोटा होता है तो जो मॉड x की वैल्यू है वो -x के इक्वल हो जाती है। अगर x 0 से बड़ा है तो जो मॉड x है वो x के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे मॉड x आ रहा है ना, तो ये जो x1 और x2 हैं ये 4 केसेस बना देंगे। देखिएगा कैसे। पहला केस, x1 एंड x2 बोथ आर पॉजिटिव, मतलब x1 और x2 अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो देखिए फंक्शन किस तरह से काम करेगा। हमें fx1 बराबर fx2 लेना है। fx1 मतलब x के जगह x1 रखना है, तो ये x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे मॉड x1 आएगा, मॉड x1 आएगा, और x1 क्या है? पॉजिटिव है। तो मॉड x1 मतलब जैसे यहाँ पे मॉड x1 आएगा ना, और इजगल टू fx2 मतलब x2 बाई 1 प्लस मॉड x2, यही आएगा। अब हम जानते हैं कि x1 और x2 दोनों ही पॉजिटिव हैं, और मैंने बताया कि अगर x पॉजिटिव होता है यानी ग्रेटर देन 0 होता है तो मॉड x की वैल्यू x के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ मॉड x1
x1 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली मॉड x2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं x1 बराबर x2 आता है कि नहीं। और ये बस पहला केस है, x1 और x2 बोथ आर पॉजिटिव। इस 1 प्लस x2 को मैं x1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो देखते हैं क्या आता है। 1 प्लस x2 ये किस में मल्टीप्लाई होगा, x1 में। अरे भाई ये चीज़ इसमें मल्टीप्लाई होगी ना, तो ये x1 मल्टीप्लाई होगा इजगल टू ये x2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, या कहें ये उठ के यहाँ चला आएगा तो हो जाएगा x2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस x1। 1 को जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 आ जाएगा, प्लस इस x2 को जब x1 में करेंगे तो x2 x1 आ जाएगा इजगल टू इस x2 को 1 में करेंगे तो x2 आ जाएगा, इस x2 को x1 में करेंगे तो x2 x1 आ जाएगा। और फिर ये से ये कट जाएंगे, हमें मिलेगा x1 बराबर x2। मतलब कह सकता हूँ मैं इन दिस केस f इज़ 1 1, है ना। मतलब इस केस में मेरा फंक्शन 1 1 है, ठीक है। अभी एक केस और बनेगा, तब तक आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अब देखिए, हमने पहला केस देखा कि जब दोनों ही पॉजिटिव हों, तो एक केस ऐसा भी तो बन सकता है कि दोनों नेगेटिव हों, x1 एंड x2 बोथ आर नेगेटिव, ठीक है, दोनों ही नेगेटिव हों। तब fx1 मतलब क्या हो जाएगा, x1 बाई 1 प्लस मॉड x1, fx2 मतलब x2 बाई 1 प्लस मॉड x2, है ना। मॉड x1 मतलब माइनस x1 होगा, क्योंकि इस बार x1 नेगेटिव है। अगर x1 यानी ये नेगेटिव है तो मॉड x1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस x1, है ना, क्योंकि मैंने बताया था अगर x नेगेटिव होता है तो मॉड x की वैल्यू माइनस x हो जाती है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास फाइनली 1 माइनस x1। और यहाँ पे भी क्योंकि x2 नेगेटिव है तो ये हो जाएगा 1 माइनस x2। ध्यान दीजिएगा, फिर से भाई इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें, x1 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस x2 इजगल टू x2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस x1, है ना। x1 को 1 में करेंगे x1 आ जाएगा, माइनस x1 को x2 में करेंगे तो x2 x1 आ जाएगा इजगल टू x2 को 1 में करेंगे x2 आ जाएगा, फिर ये माइनस x2 को x1 में करेंगे तो x2 x1 आ जाएगा। और ये से ये कट जाएंगे क्योंकि सेम साइन है, हमें मिलेगा x1 और x2। तो इस केस में भी, यानी इन दिस केस f इज़ 1 1, इस केस में भी फंक्शन 1 1 है। अब एक केस और बचा है जिसमें इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप पहले नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके पहले इन्हें नोट कर लीजिए, तब आगे देखिएगा। अब देखिए, हमने देखा था कि x1 और x2 दोनों ही नेगेटिव थे और एक बार पॉजिटिव थे। तो एक और फाइनल केस बचा है कि इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो जाए, दूसरा पॉजिटिव हो जाए। तो मैं मान लेता हूँ कि x1 नेगेटिव रहा होगा, x1 इज नेगेटिव एंड x2 इज पॉजिटिव। मैं ये मान लेता हूँ, ठीक है। आप उल्टा भी मान सकते हैं कि x1 पॉजिटिव हो, x2 नेगेटिव हो, ठीक है, या फिर आप दोनों ही मान के कर सकते हैं। फिर उसके लिए एक केस और बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसमें भी सेम रिजल्ट आएगा। तो x1 नेगेटिव है तो fx1 की वैल्यू क्या होगी, x1 बाई 1 प्लस मॉड x1 इजल टू fx2 मतलब x2 बाई 1 प्लस मॉड x2, ठीक है। अब क्योंकि x1 नेगेटिव है तो इस मॉड x1 की वैल्यू माइनस x1 हो जाएगी, और x2 पॉजिटिव है तो मॉड x2 की वैल्यू x2 ही रह जाएगी, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव का खेल। फिर से भाई इस चीज़ को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस x2, और ये हो जाएगा x2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस x2, है ना। यहाँ x1 आएगा, गलती से मैंने x2 लिख दिया था, यहाँ x1 आएगा और यहाँ पे भी फिर x1 ही हो जाएगा। x1 को 1 में करेंगे x1 आ जाएगा, प्लस x1 को x2 में करेंगे तो x1 x2 आ जाएगा, इजल टू x2 को 1 में करेंगे तो x2 रहेगा, माइनस x2 को x1 में करेंगे तो ये x2 x1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं काम कर रहा हूँ, इस x2 को इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये x1 प्लस x1 x2, ये x2 इधर आएगा तो माइनस x2 हो जाएगा, और इन दोनों को भी इधर लेके आऊँगा तो प्लस x2 x1 हो जाएंगे, इजल टू उधर बचेगा 0। अच्छा, इसको ऐड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस सॉरी माइनस x2 प्लस 2x1 x2, है ना, इजल टू 0। अब देखिएगा खास बात क्या है, यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर है, x1 क्या है, एक नेगेटिव ना, तो ये एक क्वांटिटी नेगेटिव है। अच्छा, x2 पॉजिटिव था, x2 क्या था, पॉजिटिव था, लेकिन उसके आगे माइनस लग गया है तो ये ओवरऑल मिलके वापस नेगेटिव हो जाएगा। x1 नेगेटिव था, x2 पॉजिटिव था, लेकिन उसके आगे माइनस है
तो ओवरऑल तो नेगेटिव हो जाएगा ना। अच्छा, x1 और x2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए पॉजिटिव चीज आएगी कि नेगेटिव चीज आएगी? नेगेटिव चीज आएगी ना, क्योंकि आप एक पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आता है। अब देखिए हो क्या रहा है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव नंबर को जोड़ेंगे तो नेगेटिव ही आएगा ना, जीरो कैसे आएगा? लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है जीरो, यानी कुछ तो गलती हो गई। अब गलती क्या हुई कि ये जो मैंने माना था ना, ये गलत माना है, ये मैंने माना गलत है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ दिस केस इज नॉट पॉसिबल, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल केस है ही नहीं। मतलब आप एक नेगेटिव नंबर ले लें, एक पॉजिटिव नंबर ले लें और उस केस में fx1 और fx2 आपस में बराबर हो जाएं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर मैंने ऐसा मान के किया तो ये एब्सर्ड सिचुएशन मिला, मतलब कुछ घटिया सा या गलत सिचुएशन मिला। ये क्या है? एब्सर्ड सिचुएशन है। ठीक है, एब्सर्ड मतलब होता है खराब या कह सकते हैं गलत। ठीक है, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप x1 को पॉजिटिव ले लें, x2 को नेगेटिव ले लें तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो दो केस आप ले ही नहीं सकते, और बचे दोनों केसेस में f जो था वो 1 1 था ही। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि ओवरऑल जो फंक्शन है वो 1 1 है। ठीक है, आपने क्या देखा कि पहले वाले केस में फंक्शन 1 1 था, दूसरे वाले केस में भी फंक्शन 1 1 था, तीसरा केस हम लोग ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये दोनों केस में तो फंक्शन 1 1 था ना, तो मैं कह दूंगा f इज़ 1 1। ये केस ले ही नहीं सकते हैं, मतलब ये केस सिलेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। अगर इस केस को सिलेक्ट कर पाते और तब 1 1 नहीं आता तो हम लोग कहते फंक्शन 1 1 नहीं, क्योंकि हम लोग ये केस ले ही नहीं सकते हैं। उसके बाद फंक्शन बाकी दोनों में 1 1 आ रहा है तो हम लोग कह देंगे कि फंक्शन 1 1 है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अब हमें चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, और ये थोड़ा सा कठिन काम होता है। देखिएगा ध्यान से, हमें दिखाना है कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। दिखाना नहीं है, एक्चुअली प्रूफ करना है कि फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, प्रूफ करना है। तो आप लोग जानते हैं कि जब किसी फंक्शन को ऑन टू दिखाना रहता है तो हम लोग दिखाते हैं कि जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल है, कोडोमेन रेंज के इक्वल है। तो कोडोमेन इसको कहते हैं, इसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं और इसको डोमेन कहते हैं। तो ये कोडोमेन हमारा दिया हुआ है, कोडोमेन हमें पता है, कोडोमेन है ओपन इंटरवल -1, 1। हमें रेंज निकालना पड़ेगा, और रेंज निकालना आपने क्लास 11th में सीखा है। अगर आपने नहीं भी सीखा है तो मैं यहाँ ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल इस फंक्शन पर हम लोग ध्यान देंगे। अच्छा, क्या आपने ये इनइक्वालिटी पढ़ी है कि x जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है मॉड x के, और बड़ा होता है माइनस मॉड x के? ये आपने इक्वालिटी पढ़ी है? नहीं पढ़ी है तो मैं समझा देता हूँ। 2 जो होता है वो छोटा होता है मॉड ऑफ 2 से, और बड़ा होता है -2 के मॉड से। सही बात है, मॉड 2 की वैल्यू 2 ही आएगी, तो मैं कह सकता हूँ 2 लेस देन इक्वल टू है 2 से। ठीक है, और माइनस मॉड ऑफ 2 से तो बड़ा ही होगा। सॉरी, ये माइनस बाहर निकालना था, बाहर लगाना था ना, क्योंकि यहाँ माइनस है बाहर। तो माइनस मॉड ऑफ 2 मतलब -2। अरे मॉड 2 की वैल्यू 2 आती और उसके आगे माइनस लगाया तो -2, तो -2 से तो बड़ा ही होगा 2, और 2 से छोटा होगा, या कह सकते हैं इक्वल होगा। ठीक है, या फिर आप ले सकते हैं एक और एग्जाम्पल, -2 ले लीजिए, अभी आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। -2 के मॉड से छोटा होता है, और माइनस ऑफ 2 के मॉड से बड़ा होगा। ठीक है, सही बात है। तो ये इनइक्वालिटी सही है, लेकिन पता है क्या, अगर मैं इसमें एक जोड़ दूंगा, 1 जोड़ दूंगा, अब x जो है ना इस क्वांटिटी से स्ट्रिक्टली छोटा हो जाएगा, मतलब अब लेस देन का साइन हो जाएगा, इक्वल का साइन नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह अगर मैं यहाँ पे 1 घटा दूँ, माइनस कर दूँ 1, ठीक है, जैसे पहले क्या था माइनस मॉड x था, अब इसमें 1 घटा दूंगा यानी 1 माइनस कर दूंगा, अब ये और बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से इक्वल का साइन हट जाएगा। क्या ये आपको इनइक्वालिटी समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसे याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। ठीक है, इक्वल का साइन कैसे हटा आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। 2 जो होता है वो मॉड ऑफ 2 से छोटा या उसके इक्वल होता है, लेकिन अगर आप इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये इक्वल का साइन हम लोग हटा सकते हैं, है ना, वही है। तो मैंने यहाँ इक्वल का साइन हटाने के लिए दोनों साइड 1 जोड़ दिया। अब देखिएगा क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन है, मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा मॉड x + 1, है ना, लेस देन x लेस देन, इसको मैं उल्टा करके लिख दूँ तो ये मॉड, तो ये 1 + मॉड x हो जाएगा। इस चीज़ को मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी उल्टा कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 +
मॉड एक्स, है ना। हमें मिल क्या रहा है देखिएगा, -1 प्लस मॉड एक्स लेस देन एक्स लेस देन 1 प्लस मॉड एक्स। मैं पता क्या करने वाला हूँ, इस इनइक्वालिटी में इससे डिवाइड कर दूंगा 1 प्लस मॉड एक्स से, सबको डिवाइड कर दूंगा, तो कोई बुरा मानेगा नहीं, है ना, सबको करने वाला हूँ। तो ये से ये कट जाएगा तो बचेगा -1 लेस देन हमें मिलेगा x बाई 1 प्लस मॉड एक्स लेस देन ये से ये कट जाएगा तो हमें मिलेगा 1, है ना। ये क्या है आपका, ये fx है, ये fx लेस देन 1 लेस देन -1, और fx को मैंने बताया था आप y मान लीजिए, तो y इज लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। और मैंने बताया था रेंज एक ऐसा सेट होता है, रेंज मतलब y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, -1 से बड़ी और 1 से छोटी, -1 से बड़ी और 1 से छोटी। तो ये क्या ऐसा हो जाएगा -1, क्या ये ऐसा हो जाएगा -1, ओपन इंटरवल 1, या कह सकते हैं -1, ओपन इंटरवल -1, है ना। ओपन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आया है, ठीक है। तो ये रेंज रहा, रेंज मतलब y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो इसीलिए मैं x बाई 1 प्लस मॉड एक्स लाना चाहता था, क्योंकि मैं इसकी जगह y लिख सकूँ, ठीक है। तो रेंज हमारा ये आ गया, तो कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर हो जाएंगे, तो मैं कह पाऊंगा कि जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल है, और इक्वल है तो फंक्शन ऑन टू है, f इज ऑन टू, सिंपल ईजी, ठीक है। ये ट्रिक थी कि मैं इस इनइक्वालिटी को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को आपको याद रखना होगा या फिर आप इसे समझ भी सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम R to R गिवन बाई fx इक्वल टू x क्यूब इज इंजेक्टिव। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। कह रहा है एक फंक्शन है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड है, फंक्शन है fx इक्वल टू x क्यूब। हमें दिखाना है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव मतलब 1, तो अभी मैंने बताया आपको कि 1 दिखाने के लिए हम लोग fx1 और fx2 को आपस में बराबर मान लेते हैं, और किसी तरह ये दिखा देते हैं कि x1 और x2 आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो fx1 मतलब x1 का क्यूब हो जाएगा और fx2 मतलब x2 का क्यूब हो जाएगा। अब कई मान लोग यहीं से 3 से 3 काट देंगे और आपका मेथड गलत हो जाएगा, ये 3 से 3 नहीं काट सकते हैं। इस x2 क्यूब को इधर लेके आइए, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और आपने इसका फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, ये इक्वल होता है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, फिर उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पे भी वही कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2, ये मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक ये और एक ये, दो ब्रैकेट हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक 0 रहा होगा। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि ये चीज़ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 ये कभी 0 नहीं होती है, चाहे आप x1 x2 की जगह कुछ भी रख दें, मतलब कोई से भी अगर आपने दो अलग अलग नंबर यहाँ पे रख दिए तो ये चीज़ कभी 0 नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ कभी 0 नहीं होगी, इसका मतलब ये चीज़ 0 होगी। इसके 0 होने का मतलब क्या है कि x1 माइनस x2 0 है, x2 को उधर भेज दीजिए तो x1 बराबर x2 आ जाएगा, तो फंक्शन 1 हो जाएगा। इसके पीछे सिंपल रीज़न ये है कि ये कभी 0 नहीं होता, ये 0 नहीं होगा तो ये 0 होगा, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, कंसिडर px विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x, डिफाइन द रिलेशन r इन px एज फॉलो, फॉर सबसेट a, b px a related to b if and only if a is subset of b, is r an equivalence relation on px, justify your answer। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा कैसे, क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक सेट है x, ये x जो है वो नॉन एम्प्टी है, मतलब ये एम्प्टी नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट नहीं है ये कैपिटल X। कह रहा है कि एक और सेट कंसिडर करिए px, px के बारे में आप लोग जानते होंगे, px एक कलेक्शन होता है सबसेट का, कलेक्शन ऑफ
सबसेट ऑफ x, मतलब इस x के जितने भी सबसेट्स होंगे यानी प्रॉपर हों चाहे इम्प्रॉपर हों वो सारे इस px के अंदर होंगे। ठीक है, मतलब x के जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे px के अंदर होंगे। तो कह रहा है हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है, यह दिया हुआ है a रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ a इज सबसेट ऑफ b। ठीक है, मतलब a b से तभी रिलेटेड होगा जब a सबसेट होगा b का। अच्छा, मैंने आपको a रिलेटेड b मतलब बताया था, इसका मतलब होता है a कॉमा b। a कॉमा b ये रिलेशन के अंदर तब होगा जब a जो है वो सबसेट होगा b का। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, मतलब हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है यहाँ पे जो कि डिफाइन किया हुआ है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। रिलेशन को देखिए मैं रोस्टर फॉर्म में भी लिख पाऊंगा या कह सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, a कॉमा बी ऐसे ऑर्डर पेयर a कॉमा बी सच दैट a इज सबसेट ऑफ b। अगर आपको ये लाइन नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब हमें ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें पहला वाला दूसरे का सबसेट रहे, यानी a जो है वो सबसेट रहे b का। हमें दिखाना है कि ये या चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। अच्छा बताइए, अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, है ना। तीनों होगा तभी कहेंगे इक्विवेलेंस। लेकिन इनमें से कोई अगर एक भी कंडीशन होल्ड नहीं हुई तो हम लोग कह देंगे रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए तीनों चाहिए होता है। तो मैं पता है सबसे पहले सिमेट्रिक चेक करूंगा, अभी आप समझ भी जाएंगे क्यों। सिमेट्रिक मैं चेक करने वाला हूँ कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए होता है कि मैं कोई भी ऑर्डर पेयर a कॉमा बी लूँ रिलेशन से, तो इसका उल्टा यानी b कॉमा ए ये रिलेशन के अंदर मिलना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे मुझे जो ऑर्डर पेयर हैं वो सेट के फॉर्म में लेने हैं, यानी कैपिटल a कॉमा कैपिटल b लूँगा मैं, क्योंकि रिलेशन सेट्स पर डिफाइंड है और वो सेट a कॉमा बी टाइप के हैं। ठीक है, तो a कॉमा बी मैं ले रहा हूँ, a एक सेट है b एक सेट है, उससे एक ऑर्डर पेयर बना है। मैं मान लेता हूँ कि ये रिलेशन के अंदर है, यानी a कॉमा बी रिलेशन के अंदर है ऐसा मैंने मान लिया है। तो पक्का ये वाला इसका सबसेट रहा होगा, यानी a जो है वो b का सबसेट रहा होगा। अरे भाई तभी ना रिलेशन के अंदर होगा। रिलेशन होने के लिए कंडीशन क्या है कि पहला वाला दूसरे का सबसेट होना चाहिए। तो पहला वाला दूसरे का सबसेट नहीं होगा तो रिलेशन के अंदर होगा कैसे। तो मैंने माना है ना यहाँ पे कि जो a कॉमा बी है वो रिलेशन के अंदर है। अगर रिलेशन के अंदर है तो a जो है वो सबसेट होगा b का। क्या आप यहाँ से ये बोल पाएंगे कि b भी होगा सबसेट a का? अगर a सबसेट है b का तो b भी क्या a का सबसेट होगा? कोई ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर a भी सबसेट है b का तो b भी सबसेट होगा a का, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि a कॉमा बी का उल्टा है b कॉमा ए ये भी R के अंदर हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और जब R के अंदर नहीं होगा तो नॉट सिमेट्रिक होगा। कोई ज़रूरी नहीं है ना कि R के अंदर हो तो सिमेट्रिक नहीं होगा, और नहीं होगा तो नॉट इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस नहीं है। रीज़न समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार जस्ट दोबारा देख लीजिए, दोबारा पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 डॉट 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 n टू इटसेल्फ। अब देखिए ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आता होगा क्वेश्चन को, नहीं पता है तो नहीं आता होगा। कह रहा है वो सारे फंक्शन पता करिए जो एक सेट से खुद पे हों, मतलब कोडोमेन और डोमेन सेम हो। ऐसा फंक्शन या ऐसे फंक्शंस फाइंड कीजिए जो कि ऑन टू हों। वो सारे फंक्शन जो एक सेट से खुद पे ही ऑन टू हों। ठीक है, और यहाँ पे बता दिया है कि वो सेट जो है वो 1 से लेकर n तक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक हमारे पास सेट है, इस सेट पर जितने ऑन टू फंक्शन बनाए जा सकते हैं उनको काउंट करिए, कितने बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और कह दिया है टू इटसेल्फ, मतलब a से लेकर a तक ही। इटसेल्फ मतलब क्या? a से लेकर a तक ही। a से लेकर a तक जितने भी ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू, ठीक है, उसे काउंट करिए। तो जब यहाँ पे और यहाँ पे सेम चीज़ें रहें उस केस में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। n क्या होता है कि इस a सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, या फिर ऐसे आप कर लीजिए कि
ये एन ऑफ ए मतलब होता है कार्डिनलिटी, या कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल ए सेट। ठीक है, तो क्योंकि ए जो है वो इस सेट के इक्वल है और ए के अंदर देख सकते हैं आप 1 2 3 डॉट डॉट एन है, तो यहाँ पे एन एलिमेंट्स होंगे। मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर एन एलिमेंट्स होंगे, एन एलिमेंट्स। अगर एन एलिमेंट्स होंगे तो इसकी वैल्यू एन के इक्वल हो जाएगी, तो ये एन फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो जब सेम सेट से सेम सेट पे कोई दिया रहे और उस पर कोई पूछे कि कितने ऑन टू फंक्शन होंगे, तो ये इसके इक्वल हो जाता है। और याद रखिएगा, जितना ऑन टू फंक्शन होता है उतने ही 1 1 फंक्शन भी हो जाते हैं। इस केस में ये नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन के भी इक्वल हो जाता है, मतलब जितने ऑन टू फंक्शन होंगे उतने ही 1 1 फंक्शन भी होंगे। ठीक है, जब सेम सेट से सेम सेट पर फंक्शन डिफाइन हो। ठीक है, इस केस में नंबर ऑफ 1 1 और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इक्वल होते हैं। और किसके इक्वल होते हैं? सेट के कार्डिनलिटी के फैक्टोरियल के इक्वल। सेट के कार्डिनलिटी मतलब होता है सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो सेट की जो कार्डिनलिटी रहेगी उसके फैक्टोरियल के इक्वल होंगे। फॉर्मूला याद रहेगा आपको। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू -1, 0, 1, 2, b इज इक्वल टू -4, -2, 0, 2 एंड f, g डिफाइंड फ्रॉम a to b फंक्शन डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x बिलोंग्स टू a एंड gx इज इक्वल टू 2 मॉडुलस x माइनस मॉड 1/2 -1 x बिलोंग्स टू a आर f एंड g इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। उसका हिंट दिया हुआ है। ठीक है, तो हिंट मैं आपको स्क्रीन पर शो नहीं करूंगा, ठीक है, नहीं तो आप चीटिंग कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे पहले समझते हैं। कह रहा है कि एक सेट है ए, इसके अंदर है -1, 0, 1, 2, ये 4 एलिमेंट्स हैं। एक सेट और है बी, इसके अंदर -4, -2, 0, 2 है, 4 एलिमेंट्स इसमें भी हैं। और 2 फंक्शन हैं f, g, ये दोनों a से b तक डिफाइंड है, मतलब f भी a से b डिफाइंड है और g भी a से b डिफाइंड है। ठीक है, मतलब दोनों का डोमेन और को डोमेन सेम है। आई बात समझ में? क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो fx है इसकी वैल्यू हमें पता है, ये है x स्क्वायर माइनस x, और जो gx है इसकी भी वैल्यू मुझे पता है कि ये इक्वल है 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 1/2 -1, मतलब fx इसके इक्वल है और gx इसके इक्वल है। हमें चेक करके बताना है कि ये दोनों फंक्शन इक्वल फंक्शन है कि नहीं। तो इक्वल फंक्शन तब होते हैं जब f एंड g हैव सेम डोमेन सेम होना चाहिए। दोनों फंक्शन का अगर डोमेन सेम है तो फंक्शन इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, एक और कंडीशन है कि f ऑफ x इक्वल होना चाहिए g ऑफ x के, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो आप तुरंत कह देंगे कि फंक्शन इक्वल फंक्शन नहीं है। लेकिन रुकिए, चेक करना पड़ता है, ऐसे नहीं। ठीक है, पहले हमें ये देखना है दोनों के पास सेम डोमेन है कि नहीं। देखिए दोनों के पास सेम डोमेन है, f के पास डोमेन है a, g के पास डोमेन है a, है ना। इसी को डोमेन कहते हैं, पहले वाले को डोमेन कहते हैं, दूसरे वाले को कोडोमेन कहते हैं। तो f का डोमेन a है, g का भी डोमेन a है, तो दोनों के डोमेन सेम है, तो पहला कंडीशन होल्ड हो रहा है। दूसरा देखते हैं हो रहा है कि नहीं। fx बराबर gx चेक करना है, तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा f ऑफ -1 और g ऑफ -1 आपस में इक्वल है कि नहीं। x की जगह मैं -1 रख रहा हूँ, ठीक है। f ऑफ -1 मतलब इस x की जगह -1 रखना है, तो ये जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस -1। g ऑफ -1 मतलब x की जगह माइनस, तो ये जाएगा 2 टाइम्स मॉड में -1 -1/2 -1 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस मिल के प्लस और ये 1, ठीक है। 1 + 1 होके 2 आ जाएंगे, मतलब आप जब आप इस क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 आएगा। सिमिलरली आप इस क्वांटिटी को भी सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 2, मतलब इस पूरी चीज़ को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आएगा 2। तो जब x की जगह मैं -1 रख रहा हूँ तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अब -1 रख लिया, अब मैं रखूँगा 0 रख के देखते हैं। f ऑफ 0 मतलब x की जगह 0 रखना है, तो इस 0 जब मैं रखूँगा तो 0 ही आ जाएगा। gx क्या हो जाएगा, x की जगह 0 रखना है, ठीक है, तो ये जाएगा 2 मॉड 0 - 1/2 -1, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 1 - 1 आएगा जो कि 0 ही आएगा, ठीक है। तो इस केस में जो फंक्शन है वो अभी भी इक्वल है, यानी इस वैल्यू पे इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस x की जगह 1 रखूँगा, देखते हैं इक्वल आ रहा है नहीं। इन चारों वैल्यूज़ पे आपको रख के चेक करना पड़ेगा, यही दिक्कत है, ठीक है। मैं रख रहा हूँ अब 1, ठीक है।
मैं 1 रखूँगा तो ये 1 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा जो कि 0 है ना। 1 स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 0। यहाँ पे देखते हैं तो ये जाएगा 2 ब्रैकेट में या कहें मॉड में 1 माइनस 1/2 माइनस 1। इसे सॉल्व करिएगा 1 माइनस 1 जो कि 0 ही आएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो इस केस में भी फंक्शन इक्वल आ रहा है। अब एक लास्ट बचा है एलिमेंट, वो है 2, है ना। अब आप लोग कई लोगों के मन में सवाल होगा ये बी वाले सेट के वैल्यूज़ पे रख के क्यों नहीं देख रहे हैं। अरे फंक्शन ए से बी डिफाइन है ना, तो ए वाले का जो एलिमेंट है वही रखेंगे ना अंदर। तो फंक्शन के अंदर अब हमें फाइनली 2 रखना है। इस पे इक्वल हो गया तो हम लोग कह देंगे फंक्शन इक्वल फंक्शन है। ठीक है, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 तो 2 आएगा। 4 माइनस 2 ही होता है ना। यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा। आप रख के चेक कर लीजिएगा, जब आप इस x के जगह 2 रखेंगे तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हर एक इस एलिमेंट के लिए फंक्शन आपस में इक्वल है, तो हम लोग कह देंगे फंक्शन इक्वल है। f एंड g आर इक्वल। फंक्शन क्या है आपस में इक्वल है, f इज इक्वल टू g। ठीक है, f जो है वो इक्वल है g के, क्योंकि x की आप इनमें से कोई सी भी वैल्यू रख दीजिए, fx और gx सेम वैल्यू देगा, तो फंक्शन इक्वल है। देखिए आप हो क्या रहा है, ये दोनों फंक्शन अलग अलग हैं लेकिन फिर भी इक्वल हैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव इज ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है हमारे पास एक सेट है ए, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और हमें गिनना है कि कितने रिलेशन होंगे जिसके अंदर 1 2 और 1 3 होगा, साथ में ही ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। आपको गिनने हैं कि ऐसे कितने रिलेशन होंगे। अच्छा, हमें इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाए रखना है, तो बताइए अगर 1 है सेट के अंदर तो 1 1 मुझे रिलेशन के अंदर रखना ही होगा, 2 2 भी रखना होगा और 3 3 भी रखना होगा। ये 3 एलिमेंट्स तो पक्का रहेंगे क्योंकि रिलेशन को रिफ्लेक्सिव हमें बनाए रखना है। ठीक है, सिमेट्रिक भी बनाना है, तो अगर 1 2 है तो 2 1 रखना ही पड़ेगा, 1 3 है तो 3 1 भी रखना ही पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं फिलहाल अभी ये जो मैंने सेट बनाया है ये ट्रांजिटिव तो नहीं ना है, और ये सेट ट्रांजिटिव नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीछे रीज़न क्या है। मैं इस ऑर्डर पेयर और इस ऑर्डर पेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ पहले 3 1, इसको मैं पहले रख रहा हूँ, इसको बाद में, वो है 1 2। यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, तो इस दोनों से ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 3 2। क्या ये रिलेशन के अंदर है? नहीं है, तो रिलेशन अभी ट्रांजिटिव नहीं है, और यही तो हमें चाहिए था कि रिलेशन ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, अच्छा देखिए मेरे पास एक सेट है ए, तो ए क्रॉस ए भी एक रिलेशन होता है, आपने जरूर पढ़ा होगा, और इसके अंदर क्या क्या आता है 1 1 1 2 1 3, है ना, 2 1 2 2 2 3, ठीक, 3 1 3 2 3 3। और ये एक ऐसा रिलेशन होता है जो कि सिमेट्रिक भी है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, मतलब तीनों है ना। जो ए क्रॉस ए वाला रिलेशन होता है, ठीक है, ये तीनों होता है, मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होता है। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल्ड वाला जो लेक्चर वीडियो है उसमें भी बताया था। ठीक है, कि ए क्रॉस ए हमेशा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होता है। ठीक है, ये सेट अभी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। आपने रीज़न भी देखा है क्योंकि आपने ये और ये ऑर्डर पे लिया, तो उससे जो नया ऑर्डर पेयर बना वो रिलेशन के अंदर नहीं है। आप इस सेट से बड़ा रिलेशन नहीं बना सकते हैं, ये एक लार्जेस्ट रिलेशन होता है किसी भी सेट पर। ए क्रॉस ए जो बनता है वो एक सबसे बड़ा रिलेशन बनता है, मतलब ये जो सेट है इससे बड़ा तो नहीं होने वाला, चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो मुझे पता चला एक रिलेशन तो मिल गया जो कि ये है। क्या मैं इसमें कोई और एलिमेंट डाल के नया रिलेशन बना सकता हूँ? आइए उसे चेक करते हैं। तो देखिए 1 2 1 3 ये सब तो हैं, मतलब ये एलिमेंट है मेरे रिलेशन के अंदर, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, नहीं है, ये भी है, 2 2 भी है, 2 3 नहीं है, 3 1 है, 3 2 नहीं है, 3 3 भी है। अगर मैं इसको रिलेशन के अंदर डाल दूंगा 2 3 को, तो इसका उल्टा 3 2 भी डालना पड़ेगा। आ रही मेरी बात समझ में? अगर मैं इसको डालूं तो इसको भी रखना पड़ेगा सेट के अंदर, क्योंकि रिलेशन को सिमेट्रिक बनाए रखना है। ठीक है,
तो अगर ये दोनों ही एलिमेंट इसके अंदर ऐड हो गए तो ये जो नया रिलेशन बनेगा वो यही तो हो जाएगा, और जब यही हो जाएगा तो ट्रांजिटिव तो हो ही जाएगा, लेकिन हमें ट्रांजिटिव नहीं बनाना था। तो मतलब ऐसा मैं एक ही रिलेशन बना सकता हूँ। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, दैट इज 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, let a is equal to 1 2 3 then number of equivalence relation containing 1, 2 is ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इस बार हमें रिलेशन के अंदर सिर्फ एक ही क्वांटिटी रखनी है, वो है 1, 2। मतलब बस एक तो रहना ही चाहिए, ये रहना ही चाहिए। और रिलेशन क्या बताया, रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप ऐसे कितने रिलेशन बना सकते हैं? रिलेशन इक्विवेलेंस है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, मतलब तीनों हैं। तो अगर 1, 2 है तो मुझे 2, 1 तो रखना ही पड़ेगा, है ना। अच्छा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है तो मुझे 1, 1 2, 2 और 3, 3 ये भी रखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिएगा, हमें चेक करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है, क्या ये ट्रांजिटिव है? देख लेते हैं, ध्यान से देखिए, इन दोनों में ये और ये सेम है, और इस 1 और 1 से जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर पेयर बनेगा, वो भी यहाँ पे है। ठीक है, और कोई केस ऐसा, और हर केस में ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो ऐसा मैं एक रिलेशन तो बना पाऊंगा। ठीक है, देखते हैं इससे बड़ा कोई बना सकता हूँ नहीं। इससे बड़ा जो भी मैं बनाऊंगा वो पक्का मुझे इस सेट के अंदर से ही लेने पड़ेंगे। 1, 1 1, 2 1, 3 2, 1 2, 2 2, 3 3, 1 3, 2 3, 3, है ना। इन्हीं में से मुझे लेने पड़ेंगे वो सारे एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब इन्हीं में से मैं इसके अंदर एलिमेंट्स रखूँगा। ठीक है, और रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बना रहना चाहिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो होगा ही ये। ठीक है, इसके अंदर मुझे ट्रांजिटिव बनाए रखना है, इस तरह से एलिमेंट ऐड करने हैं। देखते हैं कौन कौन कैसे एलिमेंट आ चुके हैं। ये आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। ठीक है, 3, 3 ये भी आ चुका है, और 2, 1 भी आ चुका है। बस ये और ये बचे हुए हैं। ठीक है, ज़रा सोचिए, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, एक मिल गया है। ठीक है, मैं 1, 3 भी रख दिया इसके अंदर, ये मैंने डाला यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि 1, 3 रख रहा हूँ तो मुझे 3, 1 भी रखना पड़ेगा। तो ये भी आ चुका और ये भी आ चुका। अब बचे बस दो हैं, ये और ये, यही दो बचे हैं। और ये दोनों भी आ जाएंगे, देखिएगा कैसे, रिलेशन ट्रांजिटिव है ना। ठीक, तो देखिए मेरे पास एक ऑर्डर पेयर है 3, 1 और एक ऑर्डर पेयर है 1, 2, है ना। 3, 1 और एक 1, 2, इन दोनों को मैं एक साथ रखूँ तो यहाँ और यहाँ वाले सेम है। तो ये 3, 2 से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, यानी ये तो आएगा ही 3, 2। ये आ गया तो इसको भी रखना पड़ेगा, इसका उल्टा। अब कोई आप एलिमेंट इसमें से डाल ही नहीं सकते क्योंकि सारे तो रख ही दिए। तो मतलब एक और बन सकता है और वो रिलेशन है ये खुद। ठीक है, दो रिलेशन बन सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर सॉल्व करेंगे जो कि होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।